डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में बता रही हूँ। व्यापारिक बैंक साख सृजन करके अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये साख सृजन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कोई व्यक्ति बैंक में 100 रुपये जमा कराता है तो यदि रिजर्व रेशो 20% है तो इसका मतलब है कि उस 100 रुपये के आधार पर बैंक 100/1/5 अर्थात 500 रुपये तक की जमा का निर्माण कर सकता है। तो वो कैसे निर्माण करता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, साख सृजन की 2 मान्यताएं हैं। पहली चीज़ है कि मुद्रा बैंक से बाहर एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ नहीं जानी चाहिए, नहीं लीकेज होना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 100 रुपये का जमा करवाए और उसमें से उसने 10 रुपये अपने पास निकाल के रख लिए, तो ऐसी स्थिति में 90 रुपये के आधार पर ही साख सृजन हो पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मुद्रा जनता के पास नगद राशि के रूप में ना रहकर किसके पास रहे, बैंकों के पास रहे। दूसरा यह है कि बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व बिल्कुल भी नहीं रखे। इसका अर्थ है कि यदि बैंक को अपनी जमा का 20% ही नगद के रूप में रखना है तो वो 20% ही रखेगा, उससे ज़्यादा रिजर्व नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 शर्तों के आधार पर बैंक की साख सृजन की प्रक्रियाएं पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 दशाएं देखेंगे। पहला केवल एकाधिकारी बैंक के लिए, दूसरा कई बैंक है लेकिन एक ही नई जमा प्राप्त होती है, और तीसरा है कई बैंक है और कई जमाएं प्राप्त होती है। तो आज हम सबसे पहले एकाधिकारी बैंक की स्थिति देखें। मान लीजिए एक देश में एक ही बैंक है और उसकी शाखाएं विभिन्न भागों में फैली हुई है। तो उसको मैंने इस प्रकार से दिखाया है कि मान लीजिए देनदारियाँ क्या है, शेयर पूंजी 100 रुपये और जमाएँ कितनी हुई, 1000 रुपये। 1000 रुपये में से वो नगद रिजर्व 20% 1000 का कितना होता है, 200 रुपये अपने पास रख लेगा और 900 रुपये का क्या कर देगा, उधार दे देगा। तो 1100 रुपये ये देनदारियाँ हैं, शेयर पूंजी और जमाएँ, और ये क्या हो गई, बैंक की देनदारियाँ हो गई। रिजर्व अनुपात कितना होगा, 20%। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक में 100 रुपये जमा कराता है, तो स्थिति किस प्रकार से होगी, शेयर पूंजी तो 100 रुपये ही रहेगी, जमाएँ 1000 + 100 कितनी होगी, 1100 रुपये। अब इसके अंतर्गत देखिए देनदारियाँ क्या हो गई, नगद रिजर्व कितना रखेगा, तो नगद रिजर्व कितना हो जाएगा, 200 + 100 अर्थात 300 रुपये, और कर्ज कितना देखा, 900 रुपये, तो 1200 रुपया। लेकिन अब देखिए रिजर्व अनुपात है वो बढ़ गया है, 300 नगद रिजर्व अपॉन 1100 27% हो गया है। तो अब उसको 20% करने के लिए क्या करेगा, वो 300 - 220 अर्थात उसके पास 80 रुपये की अतिरिक्त नगद राशि हो गई है, क्योंकि 1100 का जो 20% होगा वो कितना होगा, 220, और अभी उसके पास नगद रिजर्व कितना है, 300, अर्थात उसके पास अतिरिक्त नगद राशि कितनी हो गई, 80 रुपये हो गई। अब जी यदि सियारा नगद रिजर्व अनुपात 20% है तो इसके हिसाब से अब वो 400 रुपये उधार दे सकता है, 80 × 5 अर्थात 400 रुपये उधार दे सकता है। तो स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए देनदारियाँ पूंजी 100 रुपये है, जमाएँ कितनी हो गई हैं, 1100 + 400 1500 रुपये। लेनदारियाँ नगद रिजर्व 300 हो गया, और कर्ज कितना दे दिया उसने, 900 + 400 अर्थात 1300 1600 हो गया, और पुनः रिजर्व अनुपात कितना आ गया, 300 / 1500 अर्थात 20% आ गया। तो हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुँचे कि 100 रुपये की नगद राशि से 500 रुपये की कुल जमा उत्पन्न हो गई है। 100 रुपये की प्राइमरी जमा है और 400 रुपये की सेकेंडरी जमा। तो धन्यवाद। आगे बच्चों हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।